नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल गोल गुरु एकेडमी पर। आप हम पढ़ रहे थे संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण के 7C, जिसमें हमने 3C कर लिए थे और चौथा C है। जो प्रभावी संप्रेषण के लिए जो चौथी विशेषता होनी चाहिए वो है सटीकता। यानी आपके संदेश में सटीकता होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी सटीकता होगी तभी लोग आपके संदेश को प्रभावी मानेंगे, वरना आपके संदेश को क्या करेंगे, वो निरुद्देश्य मान करके उसको क्या करेंगे, कोई परवाह नहीं करेंगे, उस पर या कोई जवाब या कोई प्रतिपुष्टि नहीं होने चाहिए। तो आपको कोई भी सूचना संप्रेषण करते समय या सूचना का आदान प्रदान करते समय सटीक शब्दों का प्रयोग करना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी सूचनाएं क्या कर रहे हो, संप्रेषित कर रहे हो, तब सटीक शब्दों का प्रयोग करें। सूचनाओं का सटीक कूटबद्धीकरण करें। यानी आपके पास में सूचनाएं या आपके पास में अनेक प्रकार की सूचना आएगी, उन सूचनाओं को किस तरीके से या किस रूप में या किस भाषा में आपको अगले प्रेषक तक भेजना है, यानी प्रवक्ता तक भेजना है, वो आपको कूटबद्धीकरण आना चाहिए। यानी आपके पास में बहुत सारी सूचनाएं हैं, उनको आप किस तरीके से सरलीकृत रूप में या सटीक रूप में किस तरीके से भेजोगे, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। तब जाकर के आपका जो संप्रेषण है वो प्रभावी होगा, वरना निष्प्रभावी होकर के रह जाएगा। संदेश से संबंधित प्रक्षेप्यपूर्ण सूचनाएं और तथ्यों का समावेश होना चाहिए। जिस बारे में आप संदेश दे रहे हो उसके अनुसार ही परिक्षेप्य पूर्ण होनी चाहिए, और या उससे संबंधित ही सूचनाएं आप शामिल करें। ऐसा नहीं कि आप विवाह समारोह में बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, किसी गम्मी की सूचना को क्या कर रहे हो, आप उसमें गम्मी की सूचनाओं को क्या कर रहे हो, समावेशित कर रहे हो। तो यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप संदेश से संबंधित सूचनाएं परिक्षेप्य पूर्ण, यानी परिस्थिति के अनुसार ही सूचनाओं और तथ्यों का समावेश करें। ऐसा नहीं है कि आप माँ से बातचीत करते समय माँ के अनुसार शब्दों का चयन करें और पत्नी से बातचीत करते समय पत्नी के अनुसार, या प्रेमिका से बातचीत करते समय प्रेमिका के अनुसार क्या करें, शब्दों का चयन करें। तब जाकर के सटीकता आएगी। संप्रेषण उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। संप्रेषण जो संदेश भेज रहे हो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जिससे अगला क्या करे, अच्छी तरीके से समझ पाए। यदि प्रतिपुष्टि चाहिए तो यह भी स्पष्ट बताया गया हो। ठीक है, ये थी सटीकता। अगला है सामीप्यता या सुसंगतता, कोहरेंटनेस। ठीक है, सुसंगतता करते हैं दूसरे के जूते में कदम रखना, दूसरे के जूते में कदम रखना। प्रभावी संचार में दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात दर्शकों के विचार, बिंदु, पृष्ठभूमि, मनोदशा या शिक्षा स्तर आदि को ध्यान में रखना। यानी आप जिस समय सूचना संप्रेषित कर रहे हो, अगले की विचार भावनाओं और पृष्ठभूमि, मनोदशा, शिक्षा स्तर को पहचान लेना चाहिए। यानी उसको उसके अनुसार ही बातचीत करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोफेसर से मिल रहे हो तो उसके अनुसार उनके उनके अनुसार बात कीजिए। जिस जिस तरीके से आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए किसी आप कृषि वैज्ञानिक से मिल रहे हो तो उनके अनुसार बात कीजिए। जबकि आप क्या कर रहे हो, किसी एक सामान्य व्यक्ति से मिल रहे हो या किसी संबंधी से मिल रहे हो, तब आप उस संबंधी से जैसी बातें कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पास में गए हो और आप क्या करने बताने लग जाओ, घर वाली बातें बताने लग जाओ। यानी सामीप्यता होनी चाहिए, यानी विचारों के अंदर क्या होनी चाहिए, सामीप्यता होनी चाहिए। अपने दर्शकों उनकी आवश्यकताओं भावनाओं के साथ साथ समस्याओं का परिकल्पना का भी प्रयास करना चाहिए। यानी अगले की आवश्यकता और भावनाओं को हमें समझ करके क्या करना है, संप्रेषण करना है। अगले की आवश्यकताएं और भावनाएं या विचारों या तथ्यों को नहीं समझा, तब जाकर के हमारा तब तक है वो हमारा संप्रेषण है वो प्रभावी नहीं होगा। सुनिश्चित करें कि सुनने वाला स्वाभिमान बना रहे और उनकी भावनाएं आहत नहीं हो। यानी अगले का पूरा पूरा सम्मान हो। अगले जो व्यक्ति है हमारे सामने, जिसको हम सूचना दे रहे हैं या जिसके साथ में हम सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगले व्यक्ति के विचारों या भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाए, उसको कहीं न कहीं मानसिक या शारीरिक चोट नहीं पहुंचे। ठीक है, ओके। अपना संदेश बनाते समय दर्शकों की जरूरतों के अनुरूप संदेश को संशोधित करें। यानी अगला क्या चाह रहा है उसके अनुसार हमारा संदेश है वो मॉडिफाइड होना चाहिए या परिष्कृत होना
चाहिए या परिमार्जित होना चाहिए या निर्मित होना चाहिए। मान लीजिए आप प्रेमिका से बात करें तो प्रेमिका के अनुसार बनाइए, आप पत्नी से बात कर रहे हो तो पत्नी के अनुसार बात करिए, अपनी आप माता के साथ में बातचीत करना चाह रहे हो तो माता के अनुसार चलिए, अपने दादा के साथ में संप्रेषण करना चाह रहे हो तो दादा की भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप क्या कीजिए, बात कीजिए। अब मान लिया जाए पत्नी के सामने आप क्या कर रहे हो, प्रेमिका वाली भावनाएं प्रकट कर रहे हो या उनकी जरूरतों या उनके संदेशों को क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो पत्नी का थप्पड़ है वो गाल पर आते समय वक्त नहीं लगेगा। तो आप अगले की भावनाओं, अगले की आवश्यकताओं, अगले की जरूरतों को क्या करें, समझें और उन्हीं के अनुसार क्या करें, अपने संदेश को मॉडिफाइड, परिष्कृत या परिमार्जित करें। तब जाकर के आपका संप्रेषण है वो प्रभावी होगा, वरना कभी भी संप्रेषण है वो प्रभावी नहीं होगा। अगली बात देखते हैं बिना किसी देरी के, संपूर्णता। यानी संपूर्णता का मतलब है कंप्लीटनेस होना चाहिए। आधी अधूरी बात नहीं कहनी है अगले, ताकि समझ में नहीं आए। आधी अधूरी बात कहने से क्या होता है, अगला समझ ही नहीं पाता और हमारे तक प्रतिपुष्टि आती नहीं है। हम सोचते हैं कि अगले ने सुन लिया होगा, जबकि हमने क्या कहा है, आधी अधूरी बात कही है। तो संचार संपूर्ण होना चाहिए। इसे प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक सभी तथ्यों का व्यक्त करना चाहिए। जो चीजें हमें सम्मिलित करनी है आवश्यकता के अनुसार, उन सभी चीजों की सम्मिलितता या संलग्नता इस संदेश में होनी चाहिए। तब जाकर के संप्रेषण है वो प्रभावी होगा। संदेश भेजने वाले को रिसीवर की मनोदशा का ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार संदेश बनाना चाहिए। यानी उसके मूड को भाप करके हमें क्या करना है, वो संदेश बनाना है। पुनः संचार की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, यानी बार बार है वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए संदेश में, बार बार कहना पड़े। एक बार में संपूर्ण बात है वो सही ढंग से सभी तथ्यों के साथ में, सही समायोजन के साथ में कह दे, तब जाकर के संप्रेषण है वो संपूर्ण होता है। वरना संप्रेषण आधा अधूरा रहता है, उसकी कोई प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है, संप्रेषण निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अगली बात देखते हैं, प्रणयता, सम्मान या शिष्टाचार, क्रियोसिटी। इसके अंतर्गत संप्रेषण में शब्दावली, भाव, लिंग भेद, सकारात्मक नकारात्मक शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। यानी आपको संदेश लिखते समय इन चीजों से बचना है, लिंग भेद नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, लड़कों और लड़कियों में भेद कर लेते हैं। तो जेंडर पूर्वाग्रह से बचना है, आपको सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है। किसी जाति धर्म विशेष का भी ध्यान रखना है, ताकि किसी की भी भावना है वो आहट नहीं आए। शिष्टाचार का संदेश से प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोणों के साथ साथ उसकी भावनाओं का ध्यान भी रखना होता है। इसमें सकारात्मक और सुनने वाले पर केंद्रित होता है। ये संदेश प्राप्तकर्ता के लिए सम्मान दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगला जो समुदाय है, जो अगला सुन रहा है हमें, उसके साथ में पक्षपात नहीं होना चाहिए। लिंग भेद, धर्म पे आधारित बातें या किसी पूर्वाग्रह से जुड़ी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। मैं एक आपको बता दूं कि जब भी कोई बात हो जाए लिंग भेद वाली या पूर्वाग्रह से ग्रसित, तो ये मान लिया जाए कि मैं आपको पाठ्य जो सामग्री है उसको सरल बनाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, न कि मेरी ऐसी कोई भावना रहती है किसी के प्रति, किसी धर्म जाति किसी लिंग के प्रति मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जहां प्रतिपुष्टि अपेक्षित होती है वहां प्रतिपुष्टि हेतु लिया गया समय भी इसके अंतर्गत आता है। यानी प्रतिपुष्टि जरूरी है, उसी समय देंगे तब जाकर के, नहीं तो मान लीजिए प्रतिपुष्टि अगले ने क्या सुना, अगले ने क्या समझा, इस बात का हमें ज्ञान यदि समय पर होता रहेगा तब तो हमारा शिष्टाचार बना रहेगा संप्रेषण में, वरना शिष्टाचार टूट जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, आप अभद्र भाषा या पूर्वाग्रह ग्रसित भाषा, पूर्वाग्रह ग्रसित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें संप्रेषण में। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को इन बातों से बचना चाहिए, अभद्र भाषा, नकारात्मक विचारों और पूर्वाग्रह ग्रसित शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये थी प्रणयतया सम्मान। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी हमारे एक प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन से गुण थे, जो 7 गुण हमने पढ़े, उनके अंदर यदि किस तरीके से कौन कौन से कारक है जो बाधा डालते हैं, यानी कौन कौन से भौतिक वातावरणीय
या मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारक है जो बाधा डालते हैं या प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत क्या करते हैं, दुविधा उत्पन्न करते हैं। तो उनको पढ़ने जाएंगे अब हम अगले संप्रेषण में। संचार या संप्रेषण में अवरोध। कभी कभी संदेश सुचारू रूप से या प्रभावी ढंग से संचारित या अपेक्षित रूप से डेलीगेट को प्राप्त नहीं होता है। इसमें कई अड़चने, कई बाधाएं, कई ठहराव, कई रुकावटें जिन्हें संचार के लिए अवरोध कहा जाता है के कारण ऐसा होता है। संचार में बाधाएं लोगों के बीच गलतफहमी, निराशा पैदा करती है जो टीम के काम और मनोबल के लिए हानिकारक है। यानी संप्रेषण में बाधा आने से क्या होता है, टीम वर्क प्रभावित होता है, मनोबल में कमी आती है, ये अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावटें या ठहराव उत्पन्न होता है। कभी कभी बाधाएं व्यक्तियों के बीच स्वस्थ संबंधों को भी बिगाड़ देती है। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है मनोभाव में या भौतिक रूप से हम संचार के समय कह देते हैं, जिससे व्यक्तियों के बीच क्या होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में क्या होते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। यानी बात की कुबात हो जाए, बात की कुबात। तो बात की कुबात क्यों होती है, संचार में रुकावट के कारण से होती है। परिणाम स्वरूप संचार प्रणाली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। यानी सब का सब संसार की जो चैनल हमने खड़ा किया था वो पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जितने भी जो संचार की अवरोध है, संचार की जो रुकावटें हैं, संचार में जो बाधाएं या अड़चने आती है, उन समस्त अड़चनों पर हमें निगरानी रखते हुए एक प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनना चाहिए। एक शिक्षक के लिए नितांत ये आवश्यक हो जाता है कि वो हमेशा इन रुकावटों, अड़चनों या इन बाधाओं के प्रति क्या रहे, संज्ञान्वित रहे या उनको संज्ञान में रखे और उन संज्ञान में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए संप्रेषण को क्या दे, बढ़ावा दे। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं, ध्यान देना। संचार में निम्नलिखित प्रकार की बाधाएं पैदा की जाती है। जो पर्यावरणीय दशाएं होती है उनके कारण से हमें भौतिक बाधाएं मिलती है। जो हमारी मानसिक दशाएं होती है उनके कारण से व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक दशाएं मिलती है। व्यक्तिगत बाधाएं यानी दूसरे लोगों के कारण से हमें पड़ने वाली बाधाएं होती है, उसको पर्सनल बैरियर्स बोलते हैं। शब्दार्थ बाधाएं यानी शब्द बोलने के कारण से या भाषा उच्चारण के माध्यम से जो बाधाएं आती है उनको बोलते हैं शब्दार्थ बाधाएं। संगठनात्मक बाधाएं यानी संगठन की जो सत्ता, जिस क्षेत्र में रह करके हम, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रह करके हम काम कर रहे हैं, उनकी जो विशिष्ट प्रकार की शैली या जो विशिष्ट प्रकार की संरचना है उसको लेकर के जो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है उनको हम संगठनात्मक बाधाएं होती है। तो संचार में महत्वपूर्ण बाधाएं निम्नलिखित है, ध्यान में देना। फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, सेमेंटिक्स बैरियर्स और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। यानी मेरे कहने का मतलब है भौतिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, शब्दार्थ बाधाएं और संगठनात्मक बाधाएं। अब चलो हम एक एक को पढ़ते हैं। भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाओं में प्रेषक और प्रेक्षककर्ता के बीच की दूरी होती है। यानी अगला उस कमरे में बैठा है, मैं उस कमरे में बैठा हूं। मान लिया जाए कि हमारे भेराराम जी उस कमरे में बैठे हैं और मैं इस कमरे में बैठा हूं, तो भेराराम जी कुछ बड़बड़ा रहे हैं वहां से, तो मेरे बड़बड़ाने से, उसके बड़बड़ाने से मेरे क्या हो रहे, सही आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक, तो मेरी ओर से प्रतिपुष्टि नहीं जाएगी। मैं बार बार कहता रहूंगा कि क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। तो यानी प्रेषक और प्रेक्षककर्ता के बीच की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, निस्तांत, जो संप्रेषण योग्य होने चाहिए, यानी पास पास होने चाहिए। जब प्रेषक और प्रेक्षककर्ता दूर स्थान पर हो तो संचार प्रभावी नहीं होता है, कम दूरी पर अधिक प्रभावी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं यानी जो हमें अवसंरचना मिली है, जो भवन मिला है, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, दृश्य बुनियादी सुविधाएं आदि संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हवादार कक्षाएं, ब्लैक बोर्ड जैसे, मान लिया जाए कुछ स्कूलों में ब्लैक बोर्ड ऐसे हैं, जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं, अभी भी वर्तमान में कुछ स्कूलों के ऐसे हालत है कि हम लिखते हैं तो वहां पर स्पष्ट दिखाई ही नहीं देता है। तो ब्लैक बोर्ड के कारण से लिखित संप्रेषण जो होना था वो प्रभावी नहीं हो पाया। तो ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सूचनाएं यानी अवसंरचनात्मक जितनी भी सुविधाएं होती है, अवसंरचनात्मक यानी आपके पास में सुविधाएं अच्छी नहीं है तो आपका संप्रेषण है वो प्रभावी नहीं होगा। जोर से शोर यानी गरज हो रही है, कहीं संगीत बज रहा है, कहीं वाहन चल रहे हैं, भारी लाउड स्पीकर हो रहा है, भीड़ भाड़ हड़ताल है, बारिश जैसी तेज आवाज अवरोध का उत्पन्न करती है,
कारखानों, उद्योगों की आवाज भी गड़बड़ी पैदा करती है। तो ये समस्त बाधाएं हैं वो किस में आएगी? भौतिक बाधाओं में आएगी। यानी कहीं पास में फैक्ट्री चल रही है, कहीं मान लिया जाए एरोप्लेन्स जा रहा है, तो इसके कारण से संप्रेषण में बाधाएं आती है। जैसे जोधपुर जैसे शहर में जहाँ पर एयरपोर्ट स्टेशन बहुत नजदीक है, तो वहां पर एरोप्लेन्स की आवाज के कारण से निरंतर क्या रहते रहता है, संचार में बाधा आती रहती है। आपस में लोग बातचीत सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ओके, मीडिया चैनल में खराबी। तो ध्यान देना, जो कभी कभी रेडियो होता था तो आपको पता हो, चैनल या मीडिया जिसके माध्यम से संदेश भेजा गया उसमें दोष हो जाता है, अनुपयुक्त हो तो संदेश ठीक से नहीं भेजा जा सकता, प्रेषक और रिसीवर के बीच संचार बाधित होता है। कभी कभी मान लिया जाए जब बारिश होती थी तो रेडियो समय उस समय क्या करता था, सही तरीके से काम नहीं करता था। पुराने समय में जो टेलीविजन है वो बारिश के समय या आंधी के समय या बादलों के समय वो सही तरीके से काम नहीं करता था। तो मीडिया चैनल में जो खराबी होती है, जैसे इंटरनेट के अंदर कोई खराबी आ गई, जैसे मान लिया जाए व्हाट्सएप के अंदर कोई खराबी आ गई, फेसबुक में कोई खराबी आ गई, तो इन समस्त जो मीडिया चैनल से जिसके माध्यम से हम संदेश भेज रहे हैं उनके अंदर यदि किसी प्रकार की खराबी है, खर खर की आवाज आने लग जाती थी पुराने समय में टेलीफोन में। आज भी क्या हो जाते, नेटवर्क के कारण से बहुत सारे मोबाइल फोन है वो डिस्कनेक्टेड होते रहते हैं। तो ये सारी की सारी जो बाधाएं हैं वो मीडिया चैनल में खराबी के कारण से आती है। और ये समस्त बाधाएं जो संचार में आती है वो भौतिक बाधाओं में शामिल की जाती है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं यानी ओवर क्राउडेड, जहां पर बहुत सारी संख्या, मान लिया जाए क्षमता 30 की थी और 120 बैठे हैं किसी कक्षा में, तो ओवर क्राउडेड जो भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं होती है उनमें ध्वनि पिच कम हो जाता है और कक्षा अधिक भीड़ की हो तो संचार प्रभावी नहीं होता है। समय का दबाव, कभी कभी क्या होता है बहुत कम समय में अधिक बातें कहनी होती है, तो समय पे दबाव के कारण से व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारी प्रभावी बातों को भूल जाता है, जिसके कारण से संदेश प्रभावी नहीं हो पाता है। तो समय का दबाव भी रहता है। कहीं कहीं ये प्रोफेशनल लेवल के लोग होते हैं उनके पास में, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अनुभव के आधार पर व्यक्ति को नहीं नापते, उनकी जो पद है उनके आधार पर नापते हैं। जबकि मैं मानता हूं कि छोटे से छोटे पद पर भी इतने प्रभावी लोग बैठे हैं कि उनका संप्रेषण इतना प्रभावी होता है कि वास्तव में लोग क्या करते हैं, घंटों भर सुनने को उत्सुक रहते हैं। जबकि लोग क्या करते हैं, आजकल बड़े बड़े प्रोफेसर की क्लास, लेक्चरर्स की क्लास को क्या करते हैं, ज्यादा देखते हैं, जबकि उनके पास में ज्यादा प्रभावी सामग्री नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में एक छोटा व्यक्ति है जो पढ़ा रहा है आपको मेहनत करके, उनके पास में अधिक प्रभावी सामग्री है, लेकिन फिर भी आप क्या कर पाते हो, फिर भी आप क्या करते हो, उनको क्या करते हो, नजारत करते रहते हो, नजारत करते रहते हो, नजारत करते रहते हो। तो ये क्या होता है, ये आपका पूर्वाग्रह है, यानी ये आपकी व्यक्तिगत बाधा है, आपका किसी ने के प्रति विचार बना लिया है कि हमें छोटे लोगों से नहीं पढ़ना है। तो ये होती है व्यक्तिगत बाधा। ये समय के दबाव होता है जिसके कारण से क्या रहते हैं, प्रोफेसर लोग क्या कहते हैं, एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना होता है तो कम समय में क्या होती है, अधिक बातें कहनी पड़ती है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें वो भूल जाते हैं, जिसके कारण से संप्रेषण पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए प्रेशर प्रेशर का बच्चा की निराशा पैदा होती है। कभी कभी संचार प्रक्रिया ऐप निष्प्रभावी हो जाती है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या है जो हमें स्कूलों में प्रदान कराई जाती है वो इतनी अधिक होती है और कम समय में क्या होती है, करवानी होती है, तो उस समय जो समय का दबाव है वो हमें झेलना पड़ता है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम छूट जाती है, जबकि कम महत्वपूर्ण बातें ही क्या कर ली जाती है, जो श्रोता है उस तक पहुंच जाती है, या संदेश क्या हो जाता है, अधिक प्रभावी नहीं हो पाता है। अगली बात देखते हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। आपके ध्यान में कमी है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं या इसको बोलते हैं मानसिक बाधाएं। क्या बोलते हैं, मानसिक बाधाएं। मानसिक बाधाएं, आपका अटेंशन कम है। मैं जब सुबह सुबह निकलता हूं डीडवाना में कभी कभी, तो वहां पर एक लाइन लिखी होती है, आपका ध्यान किधर है, हरि भाई रिज के वाला इधर है। यानी जो दान पुण्य करने के लिए आते हैं लोग, उनके लिए जो रिजका डालते हैं सुबह सुबह गायों के लिए, तो वहां पर एक पैम्पलेट पर लिख रखा है, आपका ध्यान किधर है, हरि भाई रिज के वाला इधर है। तो ध्यान देना, आपका ध्यान कहीं और है और कुछ देखना चाह रहे हो, तो ध्यान का अर्थ है दिलचस्पी, आपकी दिलचस्पी या आपका क्या है, जो आपकी जो तैयारी या तत्परता है वो उस ओर नहीं है, तब तब जाकर के आपको मनोवैज्ञानिक बताएंगे। यानी आपको क्या कर रहा जा रहा है, आपका ध्यान तो आईपीएल की तरफ है,
और आप पढ़ने जा बैठ गए हो संप्रेषण, तो आपके अंदर कौन सी संप्रेषण में बाधा होगी? मनोवैज्ञानिक बाधा होगी। ये सुनना, दिलचस्पी से सुनना, ध्यान में व्याकुलता होने पर प्रेक्षक के साथ साथ प्रेक्षक संचार में रुचि खो देता है। ध्यान में व्याकुलता होने से यानी क्या होता है, जल्दी जल्दी सलटाओ, आईपीएल का मैच देखना है संप्रेषण वाले वीडियो को, तो आप स्किप मारोगे, तो आप मान लीजिए आप अपने जीवन को स्किप मारे हो। वीडियो देखो, पूरा देखो और ध्यानपूर्वक देखो। यदि आपने ध्यान में कमी आ गई, आपकी दिलचस्पी में सुनने में कमी आ गई, तो आप मनोवैज्ञानिक बाधाएं रह रहे हो, आपका संप्रेषण सफल नहीं हो पा रहा है, और संप्रेषण सफल नहीं होने के कारण से जो सूचनाएं मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो सूचनाएं आप कभी भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, और आप क्या कर पाओगे, एग्जाम में उतना अधिक जो प्रभावी जो प्रदर्शन है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए संचार की प्रक्रिया में पर्याप्त ध्यान आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक और प्राप्तकर्ता दोनों में थकान, यानी एक आपको फिजिकल और मेंटल, यानी आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थके हुए हो, तब जाकर के भी क्या कौन सी बाधा आती है, तब जाकर के भी कौन सी बाधा आती है, मनोवैज्ञानिक बाधा आती है। क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से आप क्या करने लग जाते हो, उसके बारे में नकारात्मक विचार या भावनाएं पैदा कर लेते हो कि बड़िंजो काल देख आज तो दपेड़ा ब्याह में नाच राया। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाधाएं होती है वो मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आती है। ठीक ठीक से सुनने में विफलता, यानी आप क्या कर रहे हो, ठीक तरीके से सुनने में फेलियर हो रहे हो, यानी सुनने में आपको कठिनाई आ रही है। तो वह संचार की प्रक्रिया के दौरान काम का बोझ, अधिकारियों का हस्तक्षेप, असार्थक मामला, बहु लंबा संचार और प्रक्रिया पर प्रभाव डालेगा और सुनने वाले की रुचि कम हो जाएगी। यानी एक कोई लंबा संचार होता है, इसलिए तो मैं वीडियो छोटे छोटे लेकर के आ रहा हूँ। लंबा संचार होता है जिसके कारण से आपको क्या होती है, मानसिक थकान आ जाती है, और मानसिक थकान के कारण से क्या होता है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं आ जाती है। अधिकारियों का हस्तक्षेप, यानी अधिकारियों का हस्तक्षेप यानी आपको कोई दूसरा या तीसरा मिलेगा, दूसरा या तीसरा आदमी मिलेगा कि संप्रेषण श्री राम जी से क्या पढ़ना है, श्री राम जी से अच्छा तो वो पढ़ाते हैं, तो मान लिया जाए वो आपके लिए अधिकारी हो गया। वो जो फर्स्ट ग्रेड में टीचर लगा हुआ है, कहीं कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा है, तो वो तो थर्ड ग्रेड के आदमी है, उनसे संप्रेषण क्या पढ़ना है, चलो हम वहां पढ़ते हैं, देखो वहाँ उस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, इतना शानदार पढ़ाते हैं। तो उस हस्तक्षेप के कारण से आप में मनोवैज्ञानिक बाधा आएगी। आप सोचोगे कि श्री राम जी पढ़ा तो अच्छा रहे थे, लेकिन मान लिया जाए कि मैं फर्स्ट ग्रेड वाले लेक्चरर से पढ़ूं या थर्ड ग्रेड वाले आदमी से पढ़ूं, तो उस समय आप में कौन सी बाधाएं उत्पन्न होगी, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होगी। यानी दमंद पैदा होते, किसी काम को करने में दमंद पैदा होते ही, क्या करूं क्या नहीं करूं, दो ऑप्शंस आते ही आप में कौन सी बाधा उत्पन्न होगी, संचार में कौन सी बाधा होगी, मनोवैज्ञानिक बाधा। यदि आपको दो कथन कहे जाएंगे, उसमें से एक चुनना हो, उस समय आपको संप्रेषण में कौन सी बाधा उत्पन्न होगी, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होगी। यानी आपका असार्थक मामले होते हैं, यानी आपका कुछ मामलों से ऐसे मामले आते हैं जिनका आपसे कोई लेन देन भी नहीं होता है, फिर भी आपके अंदर क्या करेगा, वो मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न करेगा। चलो अगला देखते हैं बिना किसी देरी के। अप्रिय जानकारी, यानी आपको कोई अनप्लीजेंट जानकारी दे जाती है, जिसके कारण से मान लीजिए आपके बारे में कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया कि कल मैं थारे बारे में और सुनो, तो आप उसी समय क्या करने लग जाओगे, संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न करने लग जाओगे। या मान लिया जाए कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब रेडियो और टीवी बुलेटिन पर बहुत सारे भयंकर या विध्वंसकारी दुर्घटना, सड़क दुर्घटना या किसी परमाणु दुर्घटना या किसी अन्य मानव जनित दुर्घटना को लेकर के, एक बात बता दूं कि हमारी आपदा प्रबंधन की क्लास है वो शुरू हो चुकी है भैराराम जी बेड़ा के सानिध्य में। तो जेल प्रेरी के जितने भी अभ्यर्थी है वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये जो अप्रिय घटना की जानकारी, कहीं भूकंप आया, कहीं सुनामी आया, तो आप क्या कर दोगे, तुरंत टीवी छोड़ करके भाग जाओगे, आप क्या कर जाओगे, शॉक्स में चले जाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अप्रिय जानकारी के कारण से मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, देखते हैं भी। संचार की जानकारी अप्रिय हो तो संचार प्रक्रिया या तो टकराव या तनाव उत्पन्न करेगी, यानी मानसिक बोझ आप में आ जाएगा। मानसिक बीमारियां, तो जितने भी प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं वो हमारे में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न करेगी। भावनात्मक समस्याएं, विश्वास, मूल्यों, सिद्धांतों या नियमों में भावनात्मक प्रेषक और प्रेषकता के बीच विवादास्पद हो, यानी द्वंद्व वाली स्थिति हो, तब आप में भावनात्मक बाधाएं उत्पन्न होती है, जो मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आती है। अब देखो व्यक्तिगत बाधाएं, हीनता और श्रेष्ठता का भाव, यानी अपने आप को, मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने हीन समझना शुरू कर दिया तो आप क्या करोगे, व्यक्तिगत बाधा होंगे
कि मैं तो कर ही कौन पाऊं, मैं इस चीज ने समझ ही नहीं पाऊंगा, तब जाकर के आप में हीनता की भावना आएगी। यानी आप में हीनता और श्रेष्ठता की भावना है, प्रेषक और प्रेक्षक के बीच श्रेष्ठता और हीनता का भाव विकास हो जाता है, तो संचार की प्रक्रिया विफल हो जाती है। यानी आप क्या कर रहे हो, मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मेरे बारे में हीनता की भावना उत्पन्न कर ली कि ये तो क्या पढ़ाएगा फर्स्ट ग्रेड वाले संप्रेषण टॉपिक्स को, कि ये तो क्या है थर्ड ग्रेड में सामान्य से टीचर लगा हुआ है और ये संप्रेषण पढ़ाने को चला है। तो आप में हीनता की भावना पैदा हो गई मेरे प्रति, यानी अगले व्यक्ति को श्रेष्ठ समझना। आप दूसरे किसी जो प्रोफेसर या कोई लेक्चरर पोस्ट पर जो कार्यरत है उसको आप क्या मान रहे हो, श्रेष्ठ मान रहे हो, तो उस समय आप में व्यक्तिगत बाधा उत्पन्न होगी। यानी आप अगले के बारे में कैसा विचार रखते हो, समता का अभाव, ध्यान देना, व्यक्तिगत बाधा है। तो व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, ऐसी सूचना आती है, उन सूचनाओं के बारे में सोच लाता है कि ये मेरे क्षमता के बाहर है या ये मेरे बूते के बाहर चीजें, इसमें इसको मैं नहीं पढ़ सकता या मैं इनको नहीं समझ सकता या इनको मैं नहीं ग्रहण कर सकता। तो उस समय व्यक्ति क्या होता है, मन व्यक्तिगत बाधा उत्पन्न करता है, व्यक्ति में व्यक्तिगत, यदि प्रेषक और प्रेक्षक होता है उचित संचार क्षमता का अभाव है तो संचार प्रभावी नहीं होगा। ठीक है। आलस्य, यदि आप में आलस्य है तो वो व्यक्तिगत बाधा है। बड़े जो काल आयस आज सोवा नील लेवा, तो आलस्य आ गया, प्रेषक और शिक्षक दोनों के बीच में आलस्य है तो प्रभावी संचार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ये व्यक्तिगत बाधा आएगी। विश्वास की कमी, वही बात है, आप मेरे में विश्वास नहीं करते हो क्योंकि आप सोचते हो कि ये तो थर्ड ग्रेड में आदमी लगा हुआ है, क्या व्याख्याता वालों को पढ़ाएगा, तो ये विश्वास में कमी है, आप सामने वाले के विश्वास में कमी रखते हो, तब जाकर के आप क्या कौन सा करते हो, क्या करते हो, आप क्या करते हो, ध्यान देना, आप क्या करते हो, ये संचार के अंदर व्यक्तिगत बाधा उत्पन्न करते हो। पेशेवर ईर्ष्या, पेशेवर ईर्ष्या, ध्यान देना, अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे यहाँ पर सेकंड ग्रेड के साथी भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या थर्ड ग्रेड के साथी भी क्या करें, जो तैयारी करें, तो कुछ सेकंड ग्रेड वाले लोग हैं वो मेरे बारे में ये सोचेंगे कि ये थर्ड ग्रेड का आदमी आया हमें पढ़ाने को सेकंड ग्रेड वालों को, तो ठीक है, तो ये पेशेवर ईर्ष्या हो गई। या कोई दूसरे विभाग में लगा हुआ आदमी है, वो तो थर्ड ग्रेड में मास्टर है, श्री राम जी काई पढ़ाई माने, ठीक है, तो इस तरीके की ईर्ष्या है, वो पेशेवर ईर्ष्या हो गई। तो पेशेवर ईर्ष्या के कारण से हम क्या करते हैं, कभी कभी संचार से बचते हैं कि थानादार से क्या करता है, एक सामान्य सिपाही बातचीत करने से बचता है, प्रिंसिपल से एक थर्ड ग्रेड वाला आदमी क्या करता है, बातचीत करने से बचता है, तो ये पेशेवर ईर्ष्या होती है। या प्रिंसिपल क्या करता है, एक थर्ड ग्रेड वाले व्यक्ति से क्या बात करने से हिचकिचाता है, या एक थानादार है वो साधारण से सिपाही से बातचीत करने में हिचकिचाता है, तो ये व्यक्तिगत बाधा आ गई। यानी परस्पर ईर्ष्या, यानी ये तो मेरे में से पद में छोटा है या मेरे से के बरोबर तनिक है, मेरे पद के समान तो तनिक है, ठीक है, या जरा सा भी नहीं है, तब जाकर के ये ईर्ष्या पैदा होती है। तो कौन सी ईर्ष्या पैदा होती है, ये ईर्ष्या होती है संचार का डर। यानी आप यदि क्या कर रहे हो, किसी संदिग्ध प्रवृत्ति, यदि आप क्या कर रहे हो, किसी सीरियस प्रवृत्ति, ध्यान देना, संचार का डर क्या होता है, यानी मेरे कहने से अगले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसको लेकर के भी लोग क्या करते हैं, संचार के अंदर क्या करते हैं, कतोही बरते हैं, ठीक है, प्रक्रिया अधूरी है और इस परिस्थिति को संचार ठीक से नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि मैं कोई बात तो कहना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगला इस बात को समझ करके ये क्या सोचेगा, तो ये संचार का डर है, वो भी व्यक्तिगत बाधा में आता है। संदिग्ध प्रवृत्ति, अब ध्यान देना, यदि प्रेषक और प्रेषककर्ता एक दूसरे पर संदेह या शक करते हैं तो प्रभावी सार्थक नहीं होता है। यानी आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ गलत किया है या अगला कुछ गलत है, तो आप क्या कर रहे हो, इसको संदिग्ध प्रवृत्ति मान करके संचार को रोकने की कोशिश करते हो कि न जाने अगले मेरे बारे में पता लग जाए, या अगला सोच रहा है कि अगले को, सामने वाले को मेरे बारे में पता लग जाए, तो इस तरीके की बाधाएं होती है। शब्दार्थ बाधाएं, अब ध्यान देना, भाषाई अवरोध, यदि पाठ और सूचना में प्रेषक और प्रेक्षक प्राप्तकर्ता की भाषा अलग अलग है तो संचार उचित नहीं हो, ठीक है, दोनों समझ नहीं पाएंगे, तो भाषाई अवरोध होता है। यानी अगला बोलने वाली भाषा अलग है, यानी अगला तमिल बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूं, मान लेते हैं मारवाड़ी बोल रहा हूं, तो भाषाई अवरोध उत्पन्न होगा। अर्थहीन जानकारी, यदि आप क्या कर रहे हो, संपूर्ण भाषा रहित ज्ञान दे रहे हो, अर्थहीन जानकारी दे रहे हो, तो वो किस में आएगी, शब्दार्थ बाधा में आएगी, ठीक है। अगली देखते हैं, अनुवाद में त्रुटि के कारण से भी क्या होती है, शब्दार्थ बाधा होती है।
करना कुछ अनुवाद था और हमने कुछ समझ लिया या अनुवाद कर लिया, तो ये भी क्या होती है, भाषा दक्षता में कमी, यानी व्याकरण की त्रुटियां कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, भाषाई दक्षता क्षमता में कमी आने के कारण से भी क्या हो जाता है, कभी कभी व्याकरण में क्या कर लिख देते हैं, वाक्य की व्यवस्था को क्या कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो भी संचार क्या हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। जैसे मान लिया जाए रुको, यहां पर लगा दिया और यहां पर लगा दिया, कहाँ रुकना था, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। एक मैंने बोला रुको मत जाओ, यानी आपको रुकना है, जाना नहीं है। ठीक है। एक मैंने बोला रुको मत, यानी रुकना नहीं है, जाना है, जाओ। तो यहाँ पर भाषाई क्षमता में कमी के कारण से, बोलने के लहजे के कमी के कारण से हमारी क्या होती है, जो बाधा आती है उसको बोलते हैं हम शब्दार्थ बाधा। ओके, शब्दार्थ बाधाएं दो प्रकार की होती है, वाचिक और विवाचिक। एक तो बोलते समय, और एक क्या होती है, अवाचिक बाधाएं, जो लिखित रूप में आती है उनको बोलते हैं अवाचिक बाधाएं। तो आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से क्या दे, हमें दे। गोल गुरु यूट्यूब चैनल है जो आपको बेहतर से बेहतर, यानी बेहतरीन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध या संकल्पबद्ध है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका साथी श्री राम बेड़िया सर यूं ही आपके बीच में आता रहेगा, नवीन सामग्री और नवीन जानकारियों को लेकर के, नवीन सूचनाओं को लेकर के। धन्यवाद।